गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग श्रुति, गुड मॉर्निंग अंश। गुड एंड मॉर्निंग लास्ट सर। टाइम में हम लोगों ने, हाँ गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो फिर हम लोगों ने क्या किया था लास्ट टाइम में। आप लोगों को कुछ भी बोलना हो ना तो आप लोग चैट में लिख के बोल देना। ओके, गुड मॉर्निंग संजीव। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं आगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम में क्या सीखा था जरा उसकी बात कर लेते हैं। देखो, मैंने कहा था आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। आप ये बताओ मेरे को, लास्ट टाइम मैंने जितने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे आई थिंक 1 की 2 न्यूमेरिकल शायद हो गई थी। ये सॉल्व करना आया आपको? सेवेंथ ए सेवेंथ बी ये यूज किया था हम लोगों ने, सॉल्व किया था आपने? बताओ किसने किसने किया था। आज हम लोग सी और डी करेंगे। सी और डी में कैसे काम करना है उसके ऊपर समझेंगे। ठीक है, तो मैंने तो लास्ट टाइम में ही कहा था कि आपके पास एक बुलेट है, बुलेट को आप फायर करते हो, फायर करने के बाद वो क्या 10 ग्राम की बुलेट है और इस स्पीड से वो जाती है, किससे 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जाती है। ओके, तो जाते ही ना वो एक पेंट्रेट करती है। किसके ऊपर पेंट्रेट करती है? पेंट्रेट मतलब छेद कर देती है। और पेंट्रेट करने के बाद किसको 900 ग्राम के एक वुड का जो लकड़ी का एक ये था ना, तख्ता था, उसको पेंट्रेट कर देती है। मैंने कहा था ये एक बुलेट है समझो। ऐसी कुछ थ्योरी मैंने बताई थी, आपको याद है क्या? ऐसी एक थ्योरी बताई होगी कि ये बुलेट है, ये इसको पेंट्रेट करेगी और जैसे ही ये इसके ऊपर धक्का मारेगी उसके बाद ये जो लकड़ी का तख्ता है और ये जो बुलेट है ये दोनों ही एक साथ रन करेंगे, मूव करेंगे। पेंट्रेट करने के बाद जो वेलोसिटी इसके साथ आई थी ना वो वेलोसिटी क्या होगी, इसको भी मिल जाएगी थोड़ी सी। किसको मिल जाएगी? ये जो वुडन का क्या है, ये वुडन का प्लैंक है, उसको भी मिल जाएगी ना। अब आपको ये बताना है कि वहां पर डिटरमाइन द वेलोसिटी, आपको बताना है वेलोसिटी बताओ कि कितनी होगी। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक एंड बोथ मूव टुगेदर, डिटरमाइन देयर वेलोसिटी। उनकी वेलोसिटी बताओ क्या कितनी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे किया गया है वो देखो। चलो बेटा देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया था हमारे पास, है ना। सी वाला कर रहे थे ना हम लोग। देखो यहाँ पे ना मैंने आपको एक थ्योरी समझाते समय एक चीज समझाई थी क्या, कि आपके पास 2 बॉल है और वो बॉल क्या है, रन कर रही है। मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपके पास ये एक बॉल हो गई और ये एक बॉल हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि ये जो बॉल है ये इस साइड को मूव कर रही है, आपने इस साइड को फेंक दिया, इस बॉल को इस साइड को फेंक दिया, ये दोनों ही ना यहाँ आके टकरा जाएंगी। और जब टकरा जाएंगी तो टकराने के बाद इनका इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। बताओ, ये बताया था मैंने? यस सर। किसको किसको याद है, बताया था ना। तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि आप बताओ ये थ्योरम हमने कब पढ़ी थी, किस लिए पढ़ी थी, इससे क्या रिजल्ट आया था? इस थ्योरम को जब मैंने पढ़ाया था तो इससे क्या रिजल्ट निकाला था? एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्स तो है ही है बेटा, बट मैंने इससे रिजल्ट क्या निकाला था मुझे ये बताओ। मैंने ना रिजल्ट इससे कुछ और निकाला था। पैराशूट एक्सपेडिशन। फाइनली में आंसर हम लोगों ने क्या बनाया था, मुझे ये चाहिए। सर वेलोसिटी। नहीं बेटा, ये हमने बनाया था कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इससे बनाया था हमने। जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे थे तब मैंने ये थ्योरी आपको सिखाई थी और इसी थ्योरी का अप्लाई करते हुए हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बनाया था। आप जरा एक बार याद करिएगा, पिछले सेशंस में देखिएगा क्या यही चीज थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो, जब हमने देखा कि एक बुलेट है, आप क्वेश्चन में ना पहले समझना है आपको कि क्वेश्चन में थ्योरी कौन सी लगेगी। तो एक बुलेट आपके पास थी, ठीक है। बुलेट में क्या था, आप देखो बुलेट थी आपके पास, बुलेट के पास एम भी था। एक मिनट, हाँ बुलेट के पास एक एम भी था, मतलब मास भी था और वेलोसिटी भी थी। वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है। उसके बाद एक प्लैंक में जाके जैसे ही ये टकराएगी, प्लैंक के पास मास तो रहेगा, मास कितना है 900 ग्राम है, बट प्लैंक ना स्पीड में नहीं है, मतलब प्लैंक के अंदर मोशन में नहीं है। और मैंने जब थ्योरी समझाई थी तो वहां पर मैंने कहा था ये बॉल और ये बॉल दोनों ही क्या है, मोशन में है। ये इस साइड मोशन में कर रही है, ये इस साइड मोशन में है। तो अभी जो क्वेश्चन में थ्योरी दी गई है उसमें सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पर एक चीज मोशन में है, कौन, बुलेट। प्लैंक जो है वो क्या है आपका, सिचुएट है, उसमें कोई भी मोशन नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह दो कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और वो 0 है, क्योंकि ये स्पीड में तो है नहीं। समझ रहे हो ना बात इतनी? अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे ये समझेंगे कि
ये देखो जैसे ही ये लोग टकरा जाएंगे, ठीक है, ये बुलेट आई यहाँ से, और बुलेट आते ही ना ये देखो ऐसे यहाँ टकरा गई, जैसे मान लो ये बुलेट आई और ऐसे यहाँ पर अंदर टकरा गई जाके, तो आधा छेद कर दिया, और छेद करने के बाद इनकी स्पीड बढ़ गई थोड़ी सी। प्लैंक को ना इसने धक्का दे दिया, तो खुद तो गई गई आगे, और प्लैंक को भी पीछे तक घसीट के ले गई यहाँ तक ऐसे। तो देखो इस धक्का देने के बाद यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ स्पीड आई होगी कि नहीं आई होगी, बताओ मुझे। यस हाँ सर। है ना, धक्का दिया तो स्पीड में ही तो आया होगा, कुछ ना कुछ तो मोशन आया ही होगा। तो उस समय आप क्या करोगे, अब जो मास होगा ना, वो मास तो देखो मास तो वही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, पहले भी 10 ग्राम था अभी भी 10 ग्राम रहेगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी को ना फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। तो बुलेट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v1 हो जाएगी, और प्लैंक की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 हो जाएगी। और v2 जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अब इसमें स्पीड है, ठीक है, तो v2 को जीरो नहीं लेना है, और वही स्पीड आपको बतानी है कि कितनी है। आप ये बताओ टकराने के बाद ये स्पीड कितनी आई, प्लैंक के अंदर कितनी स्पीड आ गई, ये बतानी है आपको। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया, थ्योरी समझ में आई आपको, Yes, sir. है ना। अब हमको करना है, अब देखो हमको करना कैसे है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, ये देखो यहाँ पर, ये मैं लिखूंगा नहीं, देखो लिखा लिखाया है तो मैंने ये मार्क कर दिया, आप इसको रीड करो। क्या लिखा है बेटा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, देखो ऊपर भी लिखा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पर ना m1v1 की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि हमारे पास बुलेट आई थी, तो बुलेट को ही हम क्या कह देंगे, m1 और u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी और मास। फिर यहाँ पे प्लैंक आया था, तो प्लैंक की इनिशियल प्लैंक का मास हो गया m2 और इनिशियल वेलोसिटी हो गई u2, ठीक है। आफ्टर क्या होगा, एम्बेडेड, मतलब जब टकराया ये लोग, तो टकराने के बाद इसका जो मास होगा, मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो वही रहेगा, मास m1 ही रहेगा, बट वेलोसिटी जो इनिशियल थी, अब वो बुलेट की वेलोसिटी हो जाएगी v1, u से कन्वर्ट हो गई v में आ गई, क्योंकि अब फाइनल वेलोसिटी में गिना जाएगा। और प्लैंक के पास जो मास था, मास तो चेंज होगा नहीं, मास m2 था, और वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले u2 थी अब v2 हम लोग मान लेंगे कि फाइनल वेलोसिटी आ गई। बताओ ये बात समझ में आई, कौन सी किसकी वेलोसिटी है, आई समझ में। यस सर। इसको किसको नहीं समझ में आया, एक बार और बताएं। Yes, sir. देखो बेटा चार ही चीज है, एक तो मास, मास ना फिक्स कर लो, मास को तो किनारे ही कर दो, मास फिक्स कर दो कि जो इसका बुलेट का मास का वो m1 है, वो चेंज नहीं होगा। प्लैंक का मास का m2, वो चेंज नहीं होगा, इसको तो हटा ही दो। फोकस करना है वेलोसिटी के ऊपर। तो जब आप लोगों ने बुलेट को फायर किया, ओके, तो उस समय जो वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी थी, शुरू में जो वेलोसिटी मिली वो इनिशियल रही, इनिशियल थी। और प्लैंक के पास भी तो फिर इनिशियल होनी चाहिए, तो प्लैंक जब सिचुएशन में था तो वो उसके पास भी इनिशियल थी। और आपको पता है कि जब इनिशियल में थी तो u2 थी, सॉरी u1 थी, ठीक है, यहाँ एक मिनट, ये u1 ये u2, हाँ ये u2 थी, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इसको एक u1 नाम दे दिया और इसको वाले को u2 नाम दे देंगे, ठीक है। इसकी इनिशियल जो हो गई u2 हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आप सोच के बताओ, इसमें स्पीड तो थी ही नहीं, तो इसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। समझ रहे हो बात को। स्पीड कब आई, जब बुलेट ने इसको टक्कर मार दी तब इसमें स्पीड आई, तो फाइनल वेलोसिटी में स्पीड आ जाएगी। तो जब टक्कर मारी तो ये फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई स्पीड, तो जो बुलेट के पास स्पीड थी u1, वो v1 बन गई, u से v में कन्वर्ट हो गई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गई। और इसी तरह से प्लैंक की जो स्पीड है ना u वाली, वो भी किस में कन्वर्ट हो गई, v में कन्वर्ट हो गई। तो पहले u2 थी अब v2 थी, तो बस m1 u1 m2 u2 मिल चुका है, अब बस आपको अप्लाई करना है। तो देखो m1 v1 पहले आपको फर्स्ट टाइम इनिशियल में मिलेगा, m2 u2 आपको प्लैंक का मिल जाएगा, तो इन दोनों की जो मोमेंटम आएगा उसको ऐड कर दिया। अब फाइनल में चलेंगे, वो किसका इक्वल होगा, तो m1 v1 किसका, बुलेट का, ये बुलेट का हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो प्लैंक का क्या रहेगा, m2 रहेगा और v2 रहेगा, तो ये m2 v2 किसका हो गया, प्लैंक का हो गया। तो ये सब मैटर हो गया इनिशियल और फाइनल का। अब बस ये समझना है कि जब इनिशियल टाइम में था तो उसके पास, बुलेट के पास मास था 10 ग्राम m1 की वैल्यू, और u1 इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, 1.5 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दिया है। फिर अब प्लैंक की बात करो, प्लैंक हमारा 900 ग्राम का था, तो प्लैंक तो उतना ही रहेगा, 90 ग्राम का था तो 900 ग्राम का था बेटा,
यहाँ 90 ग्राम यूज किया गया है, चेक करें जरा। हाँ 90 ग्राम दिया गया है, तो 90 ग्राम यूज कर लो, ठीक है। तो ये हो गया प्लैंक का हमारा। अच्छा प्लैंक हो गया। वो प्लैंक में U2 कितना है, स्पीड कितनी है? स्पीड तो थी ही नहीं, उसने कहा था इसमें स्पीड नहीं है, तो U2 हो गया 0। यहाँ देखो U2 हमने कितना लेट कर लिया, 0 लेट कर लिया। अब ये बताओ मुझे, क्या इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आएगी? सब वैल्यू पुट करो, M1U1 M2U2 इक्वल टू M1V1 M2V2, ये आप पढ़ के भी आ चुके हो। तो बताओ मुझे फिर क्या होगा यहाँ पर, कैसे चलेगा? आप वैल्यू पुट करना जानते हो? बताओ वैल्यू पुट करना जानते हो कि नहीं जानते हो? और एक और चीज देखो यहाँ पर, आप जरा इसको भी समझो बेटा। आपको है ना किसी गोली ने टक्कर मारी, जैसे कि मान लो इस प्लैंक को एक गोली ने टक्कर मारी। एक और एग्जांपल समझो जरा, इसको लेते हैं ना। जैसे हमने कहा ये प्लैंक था आपके पास, ओके ये प्लैंक है। प्लैंक को एक गोली ने आकर टक्कर मार दी ऐसे, तो आधी अंदर तक चली भी गई, और प्लैंक को टक्कर मारते ही प्लैंक क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा पीछे को। ये प्लैंक धक्के की वजह से, गोली में जो धक्का था उसकी वजह से यहाँ आ गया शिफ्ट होकर। अब बताओ मुझे क्या होगा? जो स्पीड आई थी वो किसकी वजह से स्पीड आई? प्लैंक तो पहले खड़ा हुआ था चुपचाप, लकड़ी का तख्ता तो खड़ा हुआ था, चुपचाप खड़ा था ना। जैसे ही गोली ने धक्का मारा वो खसक के यहाँ से यहाँ पहुंच गया। बताओ कितनी स्पीड से खसका ये प्लैंक? किसको किसको पता चलता है इसमें कितनी स्पीड आनी चाहिए? सोचो जरा, आपको कोई धक्का मारेगा तो कितनी तेज धक्का मार पाएगा? सर जितनी बुलेट की फोर्स रहेगी। बिल्कुल सही आंसर है। जितना बुलेट में स्पीड थी उतनी ही तेज तो वो उसको लेकर जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, है ना? बुलेट में जितनी तेज धक्का होगा उतनी ही तेज तो वो उसको ताकत लगा पाएगी। समझ रहे हो बात को? फील करो, अगर आपको कोई धक्का मारेगा, खड़े खड़े धक्का मारेगा तो आप थोड़ी दूर तक जाके गिरोगे। अगर वो दौड़ के आके धक्कर मारेगा, मतलब उसमें फोर्स आ गया, उसमें और ताकत आ गई दौड़ के आने के बाद, तो वो आपको और पीछे तक धक्का मार देगा, आप और दूर गिरोगे जाके। समझ रहे हो? जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा दूर तक जाओगे, और ये फोर्स उसकी वेलोसिटी की वजह से आएगा। जितना ज्यादा तेज दौड़कर आएगा उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी किसके पास थी, यहाँ पे वेलोसिटी थी बुलेट के पास में। प्लैंक के पास वेलोसिटी तो थी ही नहीं, तो धक्का मारने के बाद में जो वेलोसिटी थी इसकी बुलेट की, और जो वेलोसिटी थी प्लैंक की, वो दोनों ही इक्वल रहेगी बेटा। वो दोनों ही क्या रहेंगी? प्लैंक की बुलेट की थी V1 और इसकी थी V2, तो ये दोनों ही इक्वल रहेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी तो बुलेट के पास थी, प्लैंक के पास तो थी ही नहीं। और प्लैंक के पास उतनी ही वेलोसिटी आएगी जितनी बुलेट के पास थी। बुलेट ने ही तो इसको अपनी वेलोसिटी दी होगी, तभी तो ये पीछे तक गया है उतनी तेज। समझ रहे हो इसको? इसको फील करो कि बुलेट ने जितनी स्पीड दी होगी उतना ही प्लैंक पीछे गया होगा, नहीं तो प्लैंक पीछे नहीं जाएगा। बताओ यहां तक कंफर्म हो, सेटिस्फाइड हो इस थ्योरी से? यस सर। ठीक है, तो V1 जो होगा वो V2 का इक्वल होगा। ये बात आपको यहाँ पर समझा दी है कि V1 जो है वो V2 का इक्वल है, और इन दोनों को ही हमने लेट कर लिया कि वो V के इक्वल है दोनों, क्योंकि सेम है ना। जब सेम है तो दोनों को एक ही क्वांटिटी में सेम कर लो। तो V1 और V2 की जगह पे हमने V पुट कर दिया, और यहाँ पर V हो गया कॉमन। V1 की वैल्यू भी V आ गई, V2 की वैल्यू भी V आ गई, दोनों को कॉमन ले लिया। M1 की वैल्यू 10 पुट कर दी, यहाँ देखो M2 की वैल्यू 1.5, U2 की वैल्यू जो थी 90 थी। देखते जाना, वैल्यू देखते जाना, यहाँ पर आपको दी गई है सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, सॉरी, M1 की वैल्यू 10 थी, U1 की वैल्यू 1 थी, M2 की वैल्यू 90 थी, U2 की वैल्यू 0 थी, क्योंकि प्लैंक में तो कोई स्पीड ही नहीं थी। इक्वल टू के बाद आओगे, मास हमारा वही रहेगा 10 ग्राम और 90 ग्राम, दोनों को ऐड कर दिया। वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, ठीक है। प्लैंक में जो वेलोसिटी आई है ना उसको फाइंड करना है। अब ये बताओ 10 इंटू 15, 1.5 कितना होगा, 15 हो जाएगा। फिर प्लस 90 इंटू 0 कितना होता है, 0 होता है, इज इक्वल टू में 100 आ गया, ठीक है। और ये हो गया 15, 100V आ जाएगा इज इक्वल टू में 15 इज इक्वल टू 100V। ओके बेटा, 100 को डिवाइड में ले आओ, 15 अपॉन 100 कितना आंसर मिल जाएगा आपको? किसको किसको सॉल्व करना आता है ये कंडीशन?
जितने जीरो नीचे हैं उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, क्यों? क्योंकि 2 जीरो नीचे हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.15 मीटर पर सेकेंड। ये लो, इस क्वेश्चन को मैंने थ्योरी के बेस पर भी समझाया है, और क्वेश्चन को जो न्यूमेरिकल है तो वो तो समझाया ही समझाया कैसे सॉल्व हुआ है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आपको थ्योरी अगर समझ में आती है तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बताओ, अब आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर एक बार वापस समझाओगे? बेटा एक बार वापस हम बिल्कुल समझाएंगे, बट उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप रिकॉर्डेड वीडियो को फिर से समझो, क्योंकि अगर इतना ही हम समझाने लगेंगे ना, देखो पूरी क्लास में 18 मिनट बीत चुके हैं। अगर मैंने फिर से स्टार्टिंग से एक बार इसको समझाया तो फिर से 18 मिनट बीत जाएंगे, पूरी क्लास इसी में जाएगी ओवर। ठीक है, आप मेरी रिक्वेस्ट पर एक बार इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखना, ओके? और देखने के बाद अगर ना समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा बोलना नेक्स्ट सेशन के अंदर, मैं फिर से टाइम वेस्ट करने के लिए तैयार हूं उसके ऊपर। ठीक है बेटा, कर सकते हो ना इतना? यस तो सर। प्लीज इसको एक बार और देख लेना, जो इतना भी मैंने कहा है वो सब रिकॉर्ड हो चुका है। इसको एक बार और देख लेना अपनी मेहनत के हिसाब से, फिर मुझे बताना कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही एवरेज स्पीड बता दिया। तो हमने कहा था आपको पहले भी, टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम जो होता है वो निकाल के देता है एवरेज स्पीड। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपने कहीं ना कहीं सॉल्व किया था, कहीं ना कहीं हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आए थे। तो कहाँ गया क्वेश्चन हमारे? क्वेश्चन नंबर 5, ये रहे क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कौन था? हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ही तो था, हम लोगों ने सॉल्व भी किया था, जिसमें आपको बोला था 18 मीटर 3 सेकंड में, 22 मीटर 3 सेकंड में, 14 मीटर 3 सेकंड में कवर किया। तो बताओ टोटल एवरेज स्पीड कितनी आई? तो हमने कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह से आपको एक और क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नंबर 4 वाला होगा। यहाँ पर इन्होंने कहा है 100 मीटर 40 सेकंड में, 80 मीटर 40 सेकंड में, 45 मीटर 20 सेकंड में। तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो हम कहते हैं टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड, ए मतलब एवरेज, स्पीड एस मतलब स्पीड, तो एवरेज स्पीड की मीनिंग क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे कितना है। आप 100 चले, फिर आप 80 चले, और फिर आप 45 गए, डिवाइड बाय टाइम कितना है? टोटल स्पीड अपॉन टोटल टाइम। टाइम है आपके पास 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। अब बताओ मुझे, तो कितना आ गया टोटल ऐड करने से बेटा? ये 180 है ना, 15 नहीं है, 180 है। हाँ ये ना 180 है। बताओ मुझे ऐड करके बताओ कितना आया जल्दी से। क्या ये 225 नहीं मिल रहा है आपको? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो आज? क्या बात है, सब लोग सो रहे हैं क्या? हाँ तो ये 225 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया। डिवीजन सबको आता ही होगा, नीचे जितने जीरो होंगे उतने डिजिट से पहले पॉइंट लगा दो। ये हो गया 2 डिजिट से पहले पॉइंट। माइक जिसका अनम्यूट है बेटा पहले माइक म्यूट करो। नहीं बोलना है अगर आपको क्लास में तो माइक म्यूट रखो, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्लास में टाइम पर आया करो सब लोग। ओम सिंह की एंट्री अब हो रही है क्लास के अंदर। अगली बार से याद रखना, अगर कोई 10 मिनट के बाद आया ना क्लास में, 8:10 पर अगर किसी ने भी क्लास ज्वाइन की ना, तो मैं एडमिट नहीं करूंगा उसको, वेटिंग रूम में ही बैठे रहोगे फिर। ओके, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लास में आने का टाइम मैक्सिमम 8:10 है, इससे ज्यादा लेट नहीं कर सकते हो आप। चलो बताओ, तो ये हो गया क्वेश्चन 2.225 आंसर आया हमारे पास। क्या सही था? हाँ हाँ बिल्कुल सही था। ये देखो आंसर हमारा मैच कर गया 2.225। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये चीज ना बच्चों को बहुत ही ज्यादा हार्ड लगती है। आई होप आपको थोड़ा इजी लगा होगा। 4 क्वेश्चन थे, 4 में हमने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है कि ये वाला जो क्वेश्चन था, सी वाला क्वेश्चन, शायद ही किसी बच्चे को मतलब आ गया हो, क्योंकि वैसे तो मेरा अंदाजा है मैक्सिमम बच्चों को नहीं आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना थ्योरी ज्यादा थी। थ्योरी अगर अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चन आ जाएगा। उसके लिए मैं यही कहूंगा, आप वीडियो को ना एक बार फिर से देखो, और फिर मुझे बताना कि सर आया कि नहीं आया। फिर हम इसके ऊपर एक बार और डिस्कस कर लेंगे, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कि हम इसके ऊपर डिस्कस ना करें, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, सेकंड भी बहुत इजी था, और थर्ड वाला ये बी वाला भी बहुत इजी था। बस थर्ड वाले में ही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई होगी तो हुई होगी। अगर उसको भी अगर आप कोशिश करोगे ना तो उसको भी सीख जाओगे, कोशिश करने की देर है बस। ओके बेटा, तो अब बताओ हम लोग आगे चल सकते हैं नेक्स्ट लेसन के ऊपर। कितने लोग सेटिस्फाइड हो? हाँ, नेक्स्ट लेसन पे चल सकते हैं, यस सर। चल Yes, सकते हैं sir. ना। ओके बेटा, sir. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है बहुत ही मेहनत के साथ। टोटल मुझे लगता है लगभग लगभग इसमें 8 से 10 पीरियड हमारे चले गए हैं ना। तो 3-4 हफ्तों से चल रहा था ये चैप्टर नंबर 1। अब चलाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 1 और 2 आपके फर्स्ट यूनिट में आएंगे, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अभी टेस्ट होंगे पहले, टेस्ट के बाद यूनिट होगा। तो टेस्ट में आपका चैप्टर नंबर 1 ही आएगा सिर्फ। ओके बेटा, चैप्टर नंबर 1 आएगा, तो वो आप प्रिपेयर कर लेना टेस्ट के लिए। और यूनिट 1 के लिए चैप्टर नंबर 2 भी आएगा, तो चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 के लिए प्रिपेयर करना। समझ में आ गई बात इतनी? अभी जो आपका 10 मार्क्स का टेस्ट होगा ना, उसमें सिर्फ चैप्टर नंबर 1 ही प्रिपेयर करना है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, वो यूनिट 1 के लिए है, टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, देखते हैं। वर्क एंड एनर्जी, 2 टाइप की क्वांटिटी आपको मिल गई है, फिर से न्यू क्वांटिटी आपको मिल गई है। अभी आप कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़ के आए हो, आपके माइंड में है? आप इससे पहले कौन कौन सी क्वांटिटी पढ़े थे? कितने लोग बता सकते हो कौन कौन सी क्वांटिटी आपने पढ़ी है? मार्कर मत यूज करो बेटा, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप माइक यूज कर सकते हो या चैट यूज कर सकते हो ना। अच्छे बच्चे की तरह क्लास में माइक यूज कर लो या चैट यूज कर लो, फिर मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम हुई है। मार्कर मत यूज करो, वो मेरे को करने दो ना। चलो आ जाओ, बताओ मुझे। ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। Distance. वेरी गुड। ऐसा करो ना आप लोग ना, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग जल्दी से चैट में लिख के बताओ, जितना लिख सकते हो उतना लिख कर बताओ। सब लोग आंसर करो, कौन कौन सी क्वांटिटी आपको याद है। देखते हैं सबको मिलाकर कितनी क्वांटिटी आपकी मिलकर आती है। जल्दी से, 2 मिनट का काम है, जल्दी करके दो मुझे चैट के अंदर। मैं 2 मिनट तक कुछ नहीं करूंगा। ओम सिंह आप लेट थे आज बेटा, टाइम पर एंट्री किया करो क्लास में ना। बताओ बेटा, किसको किसको पता है क्वांटिटीज कौन कौन सी आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कृष्णा विश्वकर्मा का आंसर मिल चुका है। डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, वेरी गुड। एक्सेलरेशन भी पढ़ा है। ओम सिंह ने भी कहा स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सुनंदा ने कह दिया। बेटा जितना ज्यादा जानते हो उतनी ज्यादा लिखो क्वांटिटी को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फिर से आंसर आया यादव नेहा का। उसके बाद किसका आंसर था? यादव नेहा से पहले संजीव का आंसर भी मिल गया, निर्मल, खुशी का भी मिला, सुनंदा, पदार। मोमेंटम, वेरी गुड, एक और नया नाम मिल गया, मोमेंटम को भी पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निर्मल खुशी ने भी कहा, ठीक है बेटा। मास, वेरी गुड, मास भी एक क्वांटिटी आपने पढ़ी। टाइम पढ़ा था क्या किसी ने? टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, याद आ रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब तो आपने पढ़ा है ना। सबके नाम जितना जानते हो उतना लिखो आपने कि हाँ सर ये सब पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वेरी गुड कृष्णा। आदित्य, आदित्य ने भी आंसर दे दिया। रिजू हल्दर, यश, शुभम, अंश, वेरी गुड। मतलब लग रहा है कि सब लोगों ने पढ़ा है। यादव नेहा ने भी दिया स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, वेरी गुड। सुनंदा, आदित्य, निर्मल, खुशी, ओके ओके। तो ये कुछ बच्चे गिने चुने हैं। अफजर ने भी आंसर किया, सुनंदा ने भी किया, निर्मल, खुशी, ओके, रिजू हल्दर। तो कुछ ही बच्चों के नाम मुझे यहाँ देख रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं। बाकी बच्चे यहाँ पे मेरे पास कितने 28 बच्चे हैं, और 28 में ये 28 के तो नाम है नहीं मुझे पता है। सुनील मिश्रा एक नया नाम आ गया, ओके। एंड यादव नेहा, संजीव, निर्मल, ये कुछ बच्चे हैं। कृष्णा हो गए, संजीव, यादव, रिजू, ओम, और कौन था? सुनील भी हैं, यश भी हैं, अफजर भी हैं, निर्मल, खुशी भी हैं। तो ये कुछ बच्चे हैं जो कि क्लास में रिप्लाई कर रहे हैं ना, और आपको आ भी रहा है। मुझे समझ में आया कि आपने ये चीजें सीख ली हैं, ओके। अब चैट बंद करते हैं, अब कॉन्सेंट्रेशन करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एक और नया नाम आ गया, बिल्कुल सही आंसर है, ये भी आपने पढ़ा था। रिजू हल्दर ने कहा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ा सर। इनिशियल वेलोसिटी भी पढ़ी, या नेहा ने कहा। वेरी गुड बेटा, सबने आंसर दिया। मैक्सिमम मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 स्टूडेंट हैं जो कि रिप्लाई कर रहे हैं मुझे।
है ना। बाकी बच्चे जितने भी सो रहे हो क्लास के अंदर, वो लोग भी कोशिश करो कि आप भी आंसर दो। ओके, सुनील मिश्रा कंजर्वेशन आ गया, एक्सीलरेशन भी मिल गया, रिया शर्मा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा। तो इतने बच्चों ने मुझे रिप्लाई किया, अच्छा लगा। आप लोग जितने बच्चे बाकी हो, एक्टिव नहीं हो, वो भी एक्टिव हो जाओ बेटा। ठीक है, अब हम लोग चैट बंद करते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर अपने चैप्टर के ऊपर आते हैं कि हम लोगों ने और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आपको पता होगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो देखो यहाँ पर ना फिर से वही चीज चलेगी। मैं पूरे लेसन में थ्योरी आपको पहले समझाऊंगा। ठीक है, थ्योरी समझाने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज पर चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थ्योरी समझते समझते जितनी भी चीजें आपको करनी होंगी वो मैं बताता चलूंगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। आप वैसे ही चलना जैसे फर्स्ट लेसन में हम लोग काम किए थे, वैसे ही काम करेंगे। ओके ओके संजीव, अब हम लोग चैट बंद करते हैं। अब हमारी बात सुनो आप। ठीक है, तो आपको पता है पढ़ाने का तरीका कैसा है। पहले थ्योरी कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलो थ्योरी में देखते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज पढ़ी है, वर्क। व्हाट इज वर्क? कितने लोग समझते हो वर्क क्या है? वर्क मतलब काम होता है, काम करने को ही हम लोग वर्क बोलते हैं। बट पता है आपको क्या साइंस की लैंग्वेज में वर्क को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है? तो मैं बताता हूँ सिंपल सी चीज। पहले आप डिफिनेशन पढ़ लो, फिर एग्जांपल बताएंगे उसके ऊपर, आपको अच्छा लगेगा एग्जांपल जानकर। कि वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है, डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड, ये भी याद रखना, व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन एन ऑब्जेक्ट causes डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये क्या है? तो इन्होंने कहा वर्क तब होता है, वर्क इज सेड टू बी डन, मतलब हम तब कहेंगे कि वर्क हो गया है जब, ठीक है, व्हेन, जब अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, एक फोर्स क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पर अप्लाइड करता है। तो वर्क कब कहना है? वर्क तब कहना है जब एक फोर्स अप्लाइड होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उसके कारण से केसेस, उसके कारण से क्या होगा, कॉज टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तब आप कहोगे कि वर्क कंप्लीट हुआ है। बताओ डिफिनेशन समझ में आई? एक बार और बता देते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क तब कहोगे, ठीक है, वर्क तब होगा, ऐसे पढ़ो, या वर्क तब होगा जब व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड होगा और उसकी वजह से, अप्लाई किए हुए फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो आप देखो यहाँ फोर्स जानते हो कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जानते हो ना कौन सी क्वांटिटी है, ये दो मेन क्वांटिटी हैं। अगर ये दो मेन क्वांटिटी आपके पास है तो आप वो वर्क कर सकते हो। ओके बेटा, चलो आ जाओ देखते हैं। कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये देखो। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इसमें कौन काम कर रहा है और कौन काम नहीं कर रहा है। क्या ये लड़की वर्क कर रही है? क्या ये लड़का वर्क कर रहा है? ये लड़की टीवी देख रही है? ये आदमी बोझ उठा के खड़ा है? आप मुझे बताओ यस इसमें से कौन 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 काम कर रहा है, कौन कौन काम नहीं कर रहा है? सर, क्या ये वो सब लोग काम? वो लेकिन ये लड़की अंकल जो बोझ लिख उठाए रही है और वो ओके बोझ उठा रही है। ओके, और सर हाँ वो बताओ। लड़की भी एक टाइप का वर्क ही कर रही है, वो टीवी का रिमोट चला रही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये कौन सा काम कर रही है? ये लिखने का काम कर रही है। ये कौन सा काम कर रहा है? ये खेलने का काम कर रहा है। ये टीवी देखने का काम कर रही है। और अंकल जी हमारे बोझ उठाने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। यस सर। सब लोग यस काम कर सर। रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल यस सही सर। आंसर है, सब लोग काम कर रहे हैं। बट बेटा अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये लड़की काम नहीं कर रही है, ये लड़का क्योंकि काम वो नहीं टीवी कर देख रहा है। रही है। हाँ, ये लड़का भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये लड़की, कि क्या वो इसको खेल हम काम रहा कह है। सकते हैं? हाँ, ये लड़की भी काम नहीं कर रही है, हम कहेंगे ये अंकल भी काम नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम नहीं कर रहा बेटा इसमें से। आप समझा सकते हो क्यों? हमने अभी डिफिनीशन पढ़ी थी ना, उसके अकॉर्डिंग मुझे समझाओ क्यों साइंस ने ऐसा क्यों कहा कि ये इसमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है। क्योंकि और सर ये जब्र लोग करो काम और खत्म बताओ। नहीं किए ना सर, क्या बेटा? काम खत्म ये लोग अभी वर्क कर रहे सर, वो वर्क खत्म नहीं किए, अभी डन नहीं हुआ इन लोग का, इसलिए।
अच्छा, नहीं ये रीजन नहीं है बेटा, हमें ना डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रीजन बताओ। मैंने डिफिनेशन में आपको क्या समझाया, आपने जो सर अंदाजा लगाया आप लोग सही लगा रहे हो, बट मैंने डिफिनेशन में क्या बोला वो बोलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर वो लोग ने फोर्स सर, और आपने डिस्प्लेसमेंट बोला अप्लाई नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट कहना चाहिए, इन लोग में कोई डिस्प्लेसमेंट पे नहीं है। वेरी गुड आंसर, यहाँ कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, साथ ही साथ इसमें से कोई कुछ लोग तो फोर्स भी नहीं यूज कर रहे हैं, फोर्स भी नहीं यूज कर रहे। है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो फोर्स नहीं है, फोर्स है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई भी एक चीज अगर नहीं हुई तो वर्क नहीं होगा, ऐसा साइंस ने कहा था हमसे। तो अकॉर्डिंग टू साइंस हम ये बोलेंगे कि क्या ये लड़की काम कर रही है, ये तो एक जगह बैठी हुई है, क्या इसमें कहीं डिस्प्लेसमेंट आया? नो सर। इसका मतलब ये काम नहीं है, इसको हम लोग काम नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट वर्क। क्या ये लड़का कहीं जा रहा है खेलते खेलते एक जगह से दूसरे, ये बॉल को एक ही जगह ऊपर नीचे पटक रहा है ना, तो क्या ये लड़का काम कर रहा है, लड़का चल रहा है कहीं पर? फोर्स नहीं है सर। नो सर। हाँ Force नहीं, नहीं ये भी है। हाँ फोर्स तो है बेटा, फोर्स तो है, इसके काम में फोर्स है, बिना फोर्स के बॉल ऊपर नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। बट ये लड़का मतलब इसमें ना डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा कहीं का भी, तो ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, तो ये भी काम नहीं कर रहा। लड़की टीवी देख रही है बट ना तो फोर्स अप्लाई कर रही है ना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें, तो ये भी क्या है, कहीं कोई भी काम नहीं है। अंकल जी की बात करेंगे, अंकल जी सिर्फ बोझा लेके खड़े हैं, ओके बेटा, चल नहीं रहे हैं, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, तो मतलब ये भी काम नहीं कर रहे हैं। बोझा लेके खड़े हैं, फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि फोर्स लगा रहे हैं, बट ये काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इनको काम कराना हो तो हम क्या बोलेंगे? काम कराना होगा तो आपको बोलना पड़ेगा कि बेटा ये ना यहाँ से यहाँ तक अगर आ जाए काम करते हुए, मान लो अंकल जी वहां खड़े थे, अब अंकल जी यहाँ खड़े हो गए, है ना, तो इतना डिस्प्लेसमेंट चलकर आ गए, आए कि नहीं आए? आप अनुमान लगाओ, मतलब मैं खाली सोचने के लिए बोल रहा हूँ बस। तो क्या आप बोलेंगे कि ये वर्क करा है इन्होंने? यस सर। यस सर। हाँ, अब वर्क करेंगे क्योंकि फोर्स लगाया, इसको बोझे को उठाने में फोर्स अप्लाई किया और उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आ गए, तो फिर ये क्या काम किया इन्होंने? हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये हो गया काम। तो बताओ समझ में आया वर्क कब करते हैं कि वर्क कब हो रहा है? यस सर। है ना? हाँ, एक और एग्जांपल हम बताएंगे, जैसे एक बाइक है, ठीक है, ये समझो एक बाइक है, मैंने एक यहाँ पर एक बाइक बना दी, चलो ये इस पे पहिए लगा दिए और ये हो गई बाइक इसकी, ठीक है, हंसना नहीं क्योंकि ड्राइंग काफी अच्छी है मेरी, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब उसके ऊपर ना एक पर्सन भी बैठा हुआ है, ये देखो, ये कहानी समझना जरा, ये कहानी है ऐसी कि इसमें ना इस पर्सन ने ब्रेक मार रखी है बाइक को, और आप चाह रहे हो कि पीछे से यहाँ से धक्का लगाना चाहते हो, ये लो आप यहाँ से धक्का लगा रहे हो गाड़ी में, और ब्रेक लगी हुई है गाड़ी में, क्या गाड़ी आगे जाएगी? आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, पूरी ताकत लगा दे रहे हो अपनी, तो हाँ गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, लेकिन अब फोर्स आप बराबर लगा रहे हो, क्या यहाँ पर वर्क हुआ? नहीं होगा ना। हाँ, यहाँ वर्क नहीं होगा क्योंकि गाड़ी में ब्रेक लगी हुई है और गाड़ी जाएगी नहीं आगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा ना। नहीं होगा। हाँ, तो अब चलेंगे आगे हम लोग। माइक जिसका भी मतलब काम नहीं है तो माइक अनम्यूट से म्यूट कर लो बेटा। यस शुभम, अगर बेटा काम हो चुका हो तो आप म्यूट कर दो अपना माइक। यस शुभम, एक्टिव हो क्लास में बेटा? चलो अच्छा ठीक है, हम ही कर देते हैं। यहाँ देखो आकर फिर उसके बाद, हाँ अब हम लोग बात करेंगे आगे, वर्क हमने पढ़ लिया, आगे बात अब नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बेटा अप्रोक्सीमेटली होने वाला है, ठीक है, 1.5 मिनट की क्लास बची है। सबसे पहले मुझे एक काम करने दो, अटेंडेंस लेने दो क्योंकि अटेंडेंस जरूरी है, उसके बाद बात करते हैं। 1 मिनट रुक जाना ना। ओके बेटा, तो यहाँ पर हमने सेकंड चैप्टर के अंदर आज एक क्वांटिटी कंप्लीट कर ली, वो है वर्क। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, वर्क जो होता है वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप कह सकते हो W इज इक्वल टू F इंटू एस, हम लोग यूज कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। FS मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही डिनोट होता था।
ठीक है बेटा, तो आज की थ्योरी में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। आपको ना बुक के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कराने हैं और ये वर्क की डिफिनेशन आपको लिख कर रखनी है। जितना भी हमने सीखा है आज वो आपको नोटबुक में नोट करना है, ओके। और जितना भी क्वेश्चन थ्योरी में अगर कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे नेक्स्ट सेशन के अंदर बता सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम? तो आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।